नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं किया सोनेट डीजल मैनुअल के बारे में। जी हाँ, बाकी जो IMT है या फिर 1 लीटर टर्बो के साथ जो आता है और डीजल ऑटोमेटिक जो है उसको ऑलरेडी हम चला चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है या आपको डिटेल में सारे फीचर्स देखने हैं सोनेट को, तो यहाँ आई बटन में जो वीडियो दिया गया है वो आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ रहेगा डीजल मैनुअल जो है उसके साथ में। अब यहाँ पे क्या है, डीजल जो इंजन है वो मैनुअल के साथ में थोड़ी कम पावर में आता है और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देता है। तो कई लोगों को जो है इसके बारे में जानना था, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या चीज़ें हैं, फ्यूल एफिशिएंसी कैसी, कैसा परफॉर्म कर रहा है, सब चीज़ों की। चलिए ओके जी, अब ड्राइव करते हैं किया सोनेट डीजल मैनुअल। अब एक चीज़ तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि डीजल मैनुअल जो है उसमें डीजल ऑटोमेटिक के मुकाबले पावर कम आती है और प्राइस भी ऑब्वियसली कम है। तो ये जो आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं चार्ट, ये पावर, टॉर्क और प्राइस के डिफरेंस है मैनुअल और ऑटोमेटिक में। अब यहाँ पे क्या है कि पावर का कम रखने का शायद एक लॉजिक ये भी होगा कि थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि या कोई ये कहना कि पावर ज़्यादा होने मतलब पैसे ज़्यादा इसलिए भी हैं कि एक तो ऑटोमेटिक है, ऊपर से हम आपको पावर भी ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ है। प्लस ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर है उसमें ज़्यादा पावर होना जो है वो एक्चुअली हेल्पफुल होती है एक ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो भी चीज़ है। इसके बाद में अब अपन फोकस जो है वापस ले आते हैं अपना डीजल मैनुअल पे। अब यहाँ पे डीजल मैनुअल जो है 1.5 इंजन है, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में है, वही चीज़ें जो हमें वेन्यू में मिलती है, बट वेन्यू के मुकाबले यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है। वो एक बड़ा रीज़न है कि काफ़ी लोग जो है वो इस पर्टिकुलर इंजन ऑप्शन की तरफ आई कर रहे हैं, जबकि ऑलमोस्ट सेम चीज़ें जो है वो वेन्यू में भी ऑफर की जाती है। तो बात करते हैं शुरुआत से हर एक चीज़ की कि कैसा कहाँ क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले क्लच जो है वो थोड़ा सा लाइट है, कोई इशू उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। गियर थ्रोज जो है, गियर शिफ्ट जो है वो छोटे भी हैं और एकदम स्मूथ भी है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा खास चीज़ नहीं कि भैया डीजल इंजन में यूजुअली हम जो देखते हैं पहले के टाइम पे कि थोड़ा सा गियर शिफ्ट जो है उसमें कुछ अलग रबड़ी इफेक्ट टाइप आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है। बहुत ही बढ़िया गियर शिफ्ट है, बहुत ही अच्छा जो है आपका क्लच पैडल वगैरह का जो फील है वो भी है। नीचे के एरिया में काफ़ी स्पेस भी है, तो क्लच ब्रेक वगैरह सब आप दबाते हो तो जूते से टकराते नहीं है, बड़े भी अगर पाँव की साइज़ है तो वो भी एक इशू जो है नहीं होता है। फिर बात आती है कि इंजन में टर्बो लैग वगैरह, पावर फील वगैरह ओवरऑल कैसा है। तो देखो 2000 RPM से नीचे हल्का सा लैग टाइप चीज़ है जरूर, हालांकि पावर का कहीं भी सर्ज नहीं आता एकदम से टॉर्क और पावर का, बट एक लैग जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको मिलता जरूर है। लेकिन वो टर्बो लैग जो है वो इतना ज़्यादा एविडेंट भी नहीं है कि आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि यार जैसे लेट से 2-3 जने बैठे हो और आपको लगता है गाड़ी बिल्कुल चल ही नहीं रही है, आपको 100% गियर ही चेंज करना पड़ेगा। इट्स जस्ट कि आप उसको फील करेंगे, लेट्स अज्यूम 2 जने बैठे हैं या 3 जने बैठे हैं हाईवे पे और आपको कोई ओवरटेक करना है किसी चीज़ को, तो आपको फिर वो 1900-2000 RPM के आसपास या उससे ऊपर ही जो है गाड़ी को रखना पड़ेगा ताकि आप वो ओवरटेक जो है ईजिली कर पाओ। वो वहाँ पे मतलब जो है आपको थोड़ा सा लैग वाली चीज़ फील होगी। उसके अलावा कहीं जो है उसका फील जो है वो इतना आता नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। शहर में मतलब जब आप स्लो स्पीड पे चलते हैं तो फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़बरदस्ती सेकंड गियर में ही गाड़ी को पिक करना चाहें तो होगी नहीं, हो जाएगी। इस जस्ट कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतना भी ज़्यादा ट्रैक्टेबल ये डीजल इंजन है नहीं। तो वो जो काम करना पड़ता है गियर शिफ्ट वगैरह पे वो उतना ज़्यादा टायरिंग होता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो फील है, क्लच है, लाइट है, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा इशू होगा नहीं। बट स्टिल अगर आप शहर में ज़्यादा चलाते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज़्यादा चलाते हैं, तो ट्रैक्टेबिलिटी कम होने की वजह से मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप डीजल ऑटोमेटिक के साथ में ही जाइए, वहाँ आपकी जो है कन्वीनियंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर बात आती है फ्यूल एफिशिएंसी की। फ्यूल एफिशिएंसी के बाद में हम बात करेंगे कि ओवरऑल हाईवे वगैरह पे किस पावर बैंड में कहाँ फील है, एनवीएच क्या है। तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो 24 kmpl की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है, ARAA सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे कैच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, या मुझे क्या फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है। मैंने 815 किलोमीटर चला लिया, 17.8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे दिखा रहा है। तो क्या किस जगह पे फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है उनकी बात हम करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी जब आप सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली जगह चलाते हो, जैसे मैं इसको दिल्ली में चला रहा था, काफ़ी गुड़गांव में एक्चुअली काफ़ी बढ़िया ट्रैफिक वाली सिचुएशन में, तो वहाँ पे गाड़ी जो है वो आपको 12 के अराउंड फ्यूल एफिशिएंसी देती है, 12-13 के आसपास देती है। बट थोड़ा सा ओपन सिटी, चाहे दिल्ली ले लो या फिर कोई जयपुर जैसी कम ट्रैफिक वाली, थोड़ी मॉडरेट ट्रैफिक वाली सिटी है, जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं चलता है, बट ऐसे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बार रुकना पड़ता है, वो वाली चीज़ हो, तो वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। 14-15 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी होती है। मैं ये ओवरऑल जितने फिगर आपको बताता हूँ किसी भी वीडियो में, तो वो आप 2 बंदे गाड़ी में हो और AC ऑन हो, उस हिसाब से उसको रीड किया कीजिए।
तो ये फ्यूल एफिशिएंसी लगभग 14-15 हो जाती है रेगुलर सिटी ट्रैफिक में। हाईवेज पे जब आप आते हैं तो आपको 19 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है जब आप गाड़ी को अच्छा खासा स्पीड मतलब 95 टू 105 के बीच में कंटिन्यूसली रखते हैं, 95 टू 110 कह लीजिए, उसके बीच में अगर आप लगातार गाड़ी को रखते हैं तो अराउंड 19 की फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलती है। लेकिन अगर आप गाड़ी को चलाते हैं थोड़ा सा स्टेडली 85 से 95 के बीच में, तो ये फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ के 21 किलोमीटर पर लीटर के आसपास हो जाती है, जो कि एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी फिगर मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर सेगमेंट की गाड़ी के लिए है। और अगर आप थोड़ा सा और स्लो चलाते हैं 80-85 मेंटेन करते हैं तो ये गाड़ी आपको 23 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देती है, जो कि एक बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी फिगर एक्चुअली इसके बारे में हो जाता है। उस पर्टिकुलर मतलब 6th गियर में जब आप हो तो आपको 80-85 करने पे के टाइम पे ऑलमोस्ट 1500 आरपीएम पे गाड़ी रहती है, और उस वजह से जो है बहुत ही कमाल फ्यूल एफिशिएंसी निकलती है। अभी जैसे 84 पे गाड़ी चल रही है और 6th गियर में है, और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो अराउंड 25 के आसपास वो होवर कर रहा है। अब ऑब्वियसली ये 25 मतलब थोड़ा सा एलिवेशन वगैरह ट्रैफिक वगैरह जो है उसकी वजह से जो ओवरऑल मुझे मिल रही थी वो 23 के आसपास मिल रही थी। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने हर एक मिक्स कंडीशन में चला लिया है, ऑलमोस्ट 60% हाईवे 40% सिटी, जिसमें भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी काफ़ी रहा है, तो ओवरऑल 17.8 की फ्यूल एफिशिएंसी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसको ये अगर मैं गाड़ी कई जगह खड़ी भी रही है, खड़ी होकर शूट होती है, एसी चलता रहता है, वो सब चीज़ों को माइनस करूँ तो आई गेस वो अभी यहाँ पे 800 किलोमीटर की एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मेरे लिए रीड कर रहा होता, 19 पॉइंट कुछ फ्यूल एफिशिएंसी वहाँ पे आ रही होती। तो ये चीज़ें हैं फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। फिर अगर हम बात करें कि गाड़ी हाईवे पे कैसा परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल एनवीएच कैसे हैं, तो मोस्टली आप इस गाड़ी को जो है 1500 से लेके 3000 आरपीएम के आसपास हाईवे पे रखेंगे। ओवरटेक्स भी आपके जो है इसमें इजीली हो जाएंगे, आपको अगर मतलब फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है डिसेंट यहाँ पे मिल जाएगी। 3000 आरपीएम से ऊपर जाने पे क्या दिक्कत है, वेल वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 3rd गियर में इस वक्त हम हैं, 3000 आरपीएम पे गाड़ी है। 3000 आरपीएम के ऊपर जाने पर डीजल की हार्शनेस और जो मतलब वहाँ पे वोकल जो है नॉइज़ जो है वो आने लग जाती है, और जैसे ही आप 3501 आरपीएम क्रॉस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वहाँ पे उतनी ज़्यादा पावर और टॉर्क बचा भी नहीं है, सिर्फ गाड़ी ऐसे ही ज़्यादा नॉइज़ कर रही है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा पावर और टॉर्क वहाँ पे बन नहीं रहा है। तो वो एक बड़ा रीज़न है कि आप उस पर्टिकुलर बैंड में ही ज़्यादा रहेंगे, 1500 से 3000 वाले बैंड में। और वहाँ पे जो है एनवीएच काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी रिफाइंड इंजन ये लगता है। हालांकि गाड़ी के फ्रंट में मतलब बोनेट पे कोई भी तरीके का इंसुलेशन नहीं दिया जाता है, अगर वो दिया जाता तो आई डोंट नो कितना फ़र्क और ज़्यादा पड़ पाता। रोड नॉइज़ वगैरह जो है वही आपको आती रहती कंटिन्यूसली, डीजल तो आपको वैसे भी इंजन जो है उतनी सुनाई नहीं देता है। क्लटर वगैरह पूछते हैं लोग, डीजल का क्लटर वगैरह इसमें है या नहीं है, तो Hyundai के इंजन में डीजल का क्लटर हमने देखा तो है, काफ़ी देखा है, और यहाँ पे वो तब एविडेंट है जब आप 1000 आरपीएम के आसपास हो और वहाँ पे आप एक्सीलेटर पूरा दबा दो और मतलब उससे कुछ पावर निकालने की कोशिश करते रहो, उस वक्त ज़रूर वो क्लटर वहाँ पे सुनाई थोड़ा बहुत देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे अभी मैं 1000 ऑलमोस्ट 1200 आरपीएम पे हूँ और यहाँ पे मैं पूरा एक्सीलेटर पेडल प्रेस करता हूँ तो हल्का सा क्लटर मुझे सुनाई दे रहा है, हालांकि वो उतना ज़्यादा नहीं देता क्योंकि रोड नॉइज़ वगैरह की वजह से दब जाता है, तो कोई स्मूथ रोड या ऐसी कोई जगह तब वो थोड़ा जरूर सुनाई देता है, अदरवाइज वो क्लटर जो है उतना अंदर आता नहीं है, कैबिन में आता नहीं है। फिर बात आती है कि कैसा ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह में इंजन रहेगा। तो देखो अभी तक ये इंजन जो है उतना ज़्यादा लंबा चला नहीं है, उतना ज़्यादा लंबा रहा नहीं है हमारे बीच में कि मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी वगैरह पे बात की जाए। जब ये 1.5 सेल्टॉस में आता था, BS4 फ्यूल में चल रहा था और BS6 फ्यूल नहीं थे, तब ज़रूर कुछ लोगों को कहीं इश्यूज़ आए थे, बट वो इश्यूज़ अब मतलब जब BS6 फ्यूल वगैरह अवेलेबल होने लग गया है पिछले ऑलमोस्ट मार्च से, मतलब लगभग 7-8-9 महीने हो गए, तब से कोई इशू ऐसा सुना नहीं है रेगुलरली कि इन डीजल इंजन वगैरह के साथ में आ रहा है। अगर आपको कहीं कोई इशू इसके बारे में सुनाई दिया हो, कोई आपके पास में कोई ऐसी स्टोरी हो, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैंने अभी तक कोई ऐसा बड़ा मेजर इशू जो है इस पर्टिकुलर इंजन के साथ में सुना नहीं है, तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, और एक बार जब 1-1.5 साल पुराना हो जाए उसके बाद ही रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस में ज़्यादा क्वेश्चन या उस के बारे में ज़्यादा कमेंट जो है वो किए जा सकते हैं। बाकी गाड़ी जैसे कि इन सब मामलों में सेम ही है, हैंडलिंग वगैरह ये सब चीज़ें सेम ही रहती है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और
कंपैरिजन करें बाकी सेगमेंट में जो डीजल मैनुअल्स है काफ़ी अवेलेबल है। टाटा नेक्सॉन में आता है, आपका एक्सयूवी में आता है, इकोस्पोर्ट में आता है, उसके अलावा वेन्यू में आता है, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही सब चीज़ें हैं उसमें। तो आते हैं सेगमेंट में और भी डीजल मैनुअल्स, हालांकि ब्रेजा में जैसे मारुति ने भी बंद कर रखा है, मैग्नाइट में नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कार जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो XUV 300 आता है, अगर मैंने नाम नहीं लिया है तो वहाँ पे क्या चीज़ें कैसी है। वेल देखो, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में तो WRV जैसा है वो ऑलमोस्ट उसके एट पार आ जाएगा फ्यूल एफिशिएंसी। बाकी जो इंजन है उनकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम ही रहेगी इससे। बट अगर आप बात करें पावर वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह की, तो जैसे XUV 300 जो है वो टॉर्की है काफ़ी, तो ज़्यादा लोग बैठे हों उस हिसाब से हाईवे पे वो थोड़ा और ज़्यादा बेटर फील होता है। टाटा नेक्सॉन का इंजन जो है वो ओवरऑल थोड़ा सा हैप्पी वो लगता है उस पर्टिकुलर गाड़ी में, हालांकि वहाँ पे भी आपको थोड़ा टर्बो लैग जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो कोई बड़ी चीज़ ऐसी नहीं है किसी भी पर्टिकुलर डीजल इंजन के बारे में सेगमेंट में जो इससे ऊपर हो जाए काफ़ी ज़्यादा। हालांकि जैसे WRV जो है वोकल बहुत है वो इंजन, मतलब आवाज़ उसमें बहुत ज़्यादा है। तो भले ही वो फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में मैच कर पाए, पर वो जितना ज़्यादा आवाज़ करता है उस हिसाब से वो जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी सारे बेटर पॉइंट्स जो है वो सोनेट के या वेन्यू के इस पर्टिकुलर इंजन में हो जाते हैं। रिफाइनमेंट भी है, फ्यूल एफिशिएंसी भी है, अच्छी खासा टॉर्क जो है वो भी आपको वहाँ पे निकाल के दे देता है। तो वो सब चीज़ें इसके बारे में एक बेटर इंजन उसको ओवरऑल बना देती है। बाकी इस गाड़ी की टैंक रेंज बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट अगर आप सही से चलाएं और फुल टैंक भरवा के निकलें तो क्लोज टू 1000 किलोमीटर्स की टैंक रेंज ये गाड़ी निकालती थी, जो कि कमाल चीज़ के बारे में है। जैसे कि मैंने अभी 79 किलोमीटर की टैंक रेंज मुझे और बता रहा है, और मैंने फुल फ्यूल करवा के रीसेट किया था, उसके बाद 826 किलोमीटर चल चुकी है। तो 900 की तो मुझे मिक्स्ड में ही दे दी है, मतलब सिटी और हाईवे पे। सिर्फ हाईवे पे मुझे लगता है आराम से अगर आप ढंग से चलाओ तो अच्छा माइलेज निकालो तो ऑलमोस्ट 1050 1100 के आसपास की टैंक रेंज इसमें मिल जाएगी, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है एक्चुअली इसके बारे में है। कुछ चीज़ें जो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाई थोड़ी नहीं हो पाती, वो ये कि मतलब इंसुलेशन भी अगर इसमें दे दिया जाता है, या ओवरऑल कुछ फीचर्स में भी जो है डीजल के साथ में रखे जाते, वो एक चीज़ बेहतर हो सकती थी। ठीक है, मतलब जो डीजल ऑटोमेटिक है वहाँ पे आपको पावर ज़्यादा दी गई है, आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में मिल जाता है, तो सब चीज़ें वहाँ पे थोड़ी फिर भी जस्टिफाइड हो सकती है। यहाँ पे अभी भी प्राइस ओवरऑल जो है इन पर्टिकुलर डीजल इंजन की काफ़ी ज़्यादा लगती है। एक चीज़ है कि जो ट्रिम्स इसके हैं मतलब सोनेट की, वो वेन्यू के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लगते हैं। जैसे कि HTX ट्रिम जो है वो अराउंड 12 लाख ऑन रोड पड़ता है, कुछ जगहों पे 12.5 के आसपास पड़ता होगा, कर्नाटक वगैरह जैसे स्टेट्स में। तो वो ट्रिम जो है काफ़ी लॉजिकल लगता है, उसमें काफ़ी सारे आपके पास में ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे रिमोट स्टार्ट किया जाती है, सनरूफ आपको मिल जाता है, LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, टच स्क्रीन छोटा मिलता है बट उसमें वो टच स्क्रीन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो वाला मिल जाता है, तो वहाँ जो है कोई शिकायत कई लोगों को नहीं होती है। तो वो ओवरऑल पैकेज जो है वो वेन्यू ऑफर नहीं कर पाती है ट्रिम्स के मामले में। आई बिलीव वेन्यू जल्द ही कुछ जो है ना अपडेट्स के साथ में आएगी, जिसमें फीचर्स जो है वो शफल किए जाएंगे, और शायद थोड़ा सा और बेहतर कई लोगों के लिए वो फीचर्स और वेरिएंट जो है ओवरऑल प्राइस पॉइंट में हो जाएंगे। बट यहाँ पे अभी के लिए तो सोनेट जो है वो कई मामलों में ज़्यादा लॉजिकल है वेन्यू के। और ओवरऑल मुझे यूँ लगता भी है कि Hyundai कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करना चाहता है ओवरऑल ग्रुप ही, कि Hyundai के बजाय किया थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड रहेगा। दो बहुत ही बढ़िया कंपटीशन इंटरनली दोनों गाड़ियों में, दोनों कंपनीज में जो है चलता रहता है। फिलहाल तो दोनों ही गाड़ियों में वेन्यू पे भी थोड़ी वेटिंग चल रही है, किया सोनेट पे और ज़्यादा वेटिंग जो है वो चल रही है। बट आई बिलीव ओवरऑल डिमांड और सप्लाई जो है वो क्लोज आ जाएगी, और ये वेटिंग वगैरह वाली चीज़ें जो है कम पड़ जाएगी। सेगमेंट में ज़रूरत है कि और ज़्यादा मतलब फीचर्स वगैरह को ऑफर किया जाए, क्योंकि लोग ना सिर्फ सेफ्टी, ठीक है टाटा नेक्सॉन यहाँ पे काफ़ी सेफ गाड़ी है, चलो इस चीज़ की भी बात कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा बैकलैश अभी हाल ही में एनकैप रेटिंग्स में सोनेट सेल्टॉस को मिला था, जो उसको 3 स्टार्स मिले थे। तो क्या सोनेट बेहतर स्कोर कर पाएगी, ये भी एक संशय डेफिनेटली बन जाता है। अब करेगी या नहीं करेगी, बट इस सेगमेंट में हमारे पास दो ऑलरेडी बहुत ही सेफ गाड़ियाँ ग्लोबल एनकैप की रेटिंग के हिसाब से है, वो हमारे पास में है टाटा नेक्सॉन और XUV। ब्रेजा को भी काफ़ी बढ़िया 4 स्टार की रेटिंग मिल गई थी। अगर सोनेट वो पर्टिकुलर 4 स्टार की रेटिंग अचीव नहीं कर पाती है तो थोड़े से इश्यूज वहाँ पे हो जाएंगे। हालांकि ग्लोबल एनकैप की रेटिंग को जो है प्रॉपर ओवरऑल सेफ्टी के हिसाब से भी नहीं आंका जाना चाहिए, मतलब सिर्फ वो जो बिल्ड वाली सेफ्टी के हिसाब से भी वहाँ पे कई ऐसे फीचर्स हैं जिनको भी काउंट किया जाता है। तो वो रेटिंग्स को पढ़ने का हमारा नज़रिया जो है उसको भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। उस पर एक अलग वीडियो जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। बट आई होप सो किया जो है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल रिजिडिटी वाली सेफ्टी की और भी ध्यान दे, किया Hyundai दोनों के दोनों, ताकि
एक बेहतर प्रोडक्ट जो है वो उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में ये लगने लग जाए। फीचर्स इंपॉर्टेंट है, बाकी कंपनीज को उस पर ध्यान देना चाहिए कि थोड़े से फीचर्स जो हैं वो भी बेटर कर दिए जाने चाहिए। खास तौर से कुछ चीज़ें हैं जो अब लोगों को बहुत ज़्यादा जैसे चाहिए ही चाहिए, वो मेन स्ट्रीम होती जा रही है, वो फीचर तो एटलीस्ट दे ही देने चाहिए। तो ये सब कुछ है किया सोनेट डीजल मैनुअल के बारे में। जो भी मेरी राय थी मैंने आपको बता दी। अब किसके लिए सेंसिबल है, पहले अगर आपको हाईवेज़ वगैरह पे ज़्यादा चलना है, रनिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा है, आपको चाहिए कि भैया मुझे हाईवे पे एक पावरफुल ऐसी गाड़ी चाहिए, मतलब सोनेट का एक पर्टिकुलर वेरिएंट पावरफुल चाहिए, तो आप यहाँ पे ये डीजल मैनुअल चूज़ कर सकते हो। आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाएगी और डेफिनेटली टॉर्क अभी भी उतना है, मतलब थोड़ा सा डाउन साइज है इंजन तो पावर के मामले में ऑटोमेटिक के मुकाबले, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा पावर जो है वो इसमें है। अगर आपको यूँ है कि भैया मुझे कन्वीनियंट डीजल चाहिए बट स्टिल मेरे को मतलब जैसे सिटी में ज़्यादा चलाना है बट स्टिल ज़्यादा चलाना है, तो वहाँ पे आपका मेरे ख्याल से डीजल ऑटोमेटिक पे शिफ्ट होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सिटी में ऑलमोस्ट सिमिलर सा माइलेज आप निकाल पाएंगे अगर आप लाइट फुट चलाते हैं तो, और आपको ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस भी मिल जाएगी। अगर आपकी रनिंग कम है और आपको वो सिर्फ डीजल इसलिए ले रहे थे कि भैया हाईवे पे वो ज़्यादा टॉर्क और पावर चाहिए, तो मेरे ख्याल से फिर आप पेट्रोल जो IMT आता है, टर्बोचार्ज पेट्रोल आता है, वो यहाँ पे ले सकते हैं। आपके लिए वो भी जो है काम का होगा। बाकी सेगमेंट में और जो अवेलेबल डीजल मैनुअल्स उसके साथ में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। एक और चीज़, जल्दी किया अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया तो हम इनका भी इस्तेमाल करेंगे कभी। ये यूं ही चार्जिंग स्टेशन लगा लगा के छोड़ दिए, इनका कोई लॉजिक जो है वो अभी तक आ नहीं रहा है, मतलब राजस्थान में नहीं आ रहा है, दिल्ली वैली में तो आ रहा होगा।